Hello everyone, my name is Shraddha and today we are going to discuss few important MCQs for DSSB PGT Economics exam. ये एग्जाम हमारा नेक्स्ट मंथ होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, मतलब अप्रैल में होने वाला है ये हमारा एग्जाम। तो हम इसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं काफी टाइम से। तो अगर आप लोग भी DSSB PGT इकोनॉमिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हम टॉपिक वाइज सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम DSSB PGT इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास्ट ईयर पेपर्स से ही आए हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए प्रैक्टिस करना। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द पब्लिक पॉलिसीज विच आर मेंट फॉर स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी आर नोन एज। किसी स्पेसिफिक सेगमेंट, सोसाइटी की किसी स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए जो पब्लिक पॉलिसीज बनाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे रीडिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कैपिटलाइजेशन, रेगुलरिटी। सो राइट ऑप्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। राइट, सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव जो पॉलिसीज होती है वो किसी स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए बनाई जाती है। जैसे आपने सुना होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट। तो वो भी हमारे किसी स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए बनाए जाते हैं। फूड ग्रेन्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, राइट। तो ये क्यों होते हैं? रिसोर्सेज और बेनिफिट अपॉर्चुनिटीज को सोसाइटी के किसी पर्टिकुलर ग्रुप या इंडिविजुअल में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म वुड शट डाउन इफ। एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म शट डाउन कब होगी? तो मार्केट में हमारे चार तरीके की फर्म्स होती है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है हमारी, मोनोपोली मार्केट होती है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है और ओलिगोपोली मार्केट होती है। इसमें जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है वो हमारी शट डाउन कब होगी? नंबर वन इज जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी कम होगी मार्जिनल कॉस्ट से, या जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होगी हमारे एवरेज रिवेन्यू से, या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी एवरेज रिवेन्यू से, या जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर होगी मार्जिनल कॉस्ट से। तो हमारी कभी भी फर्म की जो शटडाउन पॉइंट होता है वो तब होता है जब कॉस्ट ज्यादा होती है और हमें उससे रिवेन्यू कम मिलता है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट सी जो होगा वो सही होगा। जब हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी एवरेज रिवेन्यू से, तब हमारी जो फर्म होगा वो शटडाउन पॉइंट होगा। किसी भी फर्म का शटडाउन पॉइंट तब होगा जब उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी और उसके रिवेन्यूज कम हो जाएंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर्व कमिटी ऑफ 1955 वाज एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड है ये कमिटी हमारी? ऑप्शन है प्राइवेटाइजेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, या अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग। तो हमारा ये था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ एसोसिएटेड। इसमें हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट की बात करते हैं। राइट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ लार्ज पार्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट इन इंडिया इज फाइनेंस्ड बाय। फिजिकल डेफिसिट, जो गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है, गवर्नमेंट का जो घाटा होता है, वो हमारा किससे फाइनेंस्ड किया जाता है इंडिया में? सो ऑप्शंस है मार्केट बोरोइंग, सिक्योरिटीज अगेन स्मॉल सेविंग्स, एक्सटर्नल डेब्ट, या स्टेट प्रोविडेंट फंड। तो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट होता है इंडिया का वो फाइनेंस्ड होता है मार्केट बोरोइंग से। मार्केट बोरोइंग में हमारे जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गए, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होंगे उनको हम इशू करते हैं और उसके बदले में जो हमें बोरो करते हैं वो हमारा होता है मार्केट बोरोइंग। राइट, उसी से हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है इंडिया में वो फाइनेंस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। मतलब जो हमारी इलास्टिसिटी है वो स्मॉलर देन वन किस केस में होगी? जो हमारी इलास्टिसिटी स्मॉलर देन वन होगी तब हमारी जो लाइन होगी वो थोड़ी सी फ्लैटर होगी। राइट, तो किस केस में होगा? इफ द ले आउटले इंक्रीज विद डिक्रीज इन प्राइस, इफ द आउटलेट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्राइस, इफ द आउटले डिक्रीज विद डिक्रीज इन प्राइस, और इफ द आउटले रिमेन्स सेम विद डिक्रीज इन। तो इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी कब होगी? जब हमारा आउटले होगा जो डिक्रीज होगा विद डिक्रीज इन प्राइस। प्राइस के डिक्रीज होने के साथ साथ जब हमारा आउटले जब डिक्रीज होगा, ओवरऑल फ्रैक्शन जो डिक्रीज होगा, तभी हमारी जो इलास्टिसिटी होगी वो लेस देन यूनिटी होगी, लेस देन वन होगी। राइट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ गुड विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ राइवलरी एंड एक्सक्लूडेबिलिटी इज नोन एज। ऐसा गुड्स जो राइवलस भी होगा नेचर में और एक्सक्लूडेबल भी होगा, उस गुड को हम क्या कहते हैं? राइवलस का मतलब होता है कि एक इंसान ने अगर कंजम्पशन करा है तो वो उसकी अवेलेबिलिटी दूसरे के लिए कम खत्म हो जाएगी। और एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब है कि हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन
कंजम्पशन करेगा और कौन कंजम्पशन नहीं करेगा। जब ये दोनों प्रॉपर्टीज होंगी तो वो हमारे कौन से गुड होंगे? प्राइवेट गुड, नॉर्मल गुड, मेरिट गुड और पब्लिक गुड। तो जब ये दोनों प्रॉपर्टीज होती है कि हम एक के कंजम्पशन से दूसरे के लिए कंजम्पशन की अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी, और सेकंड कि हम एक्सक्लूड कर सकते हैं कंज्यूमर्स को, तो वो हमारी होती है प्राइवेट गुड की प्रॉपर्टी। राइट, प्राइवेट गुड में हमारे दोनों ही होते हैं, राइवलस और एक्सक्लूडेबिलिटी की नेचर होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, in case of mortgage financing, the concept of base rate was introduced by RBI in RBI ने base rate वाला जो concept था वो कब इंट्रोड्यूस करा था? इन mortgage financing केस। तो 2009, 2001, 2010 और 2002। सो जो करेक्ट आंसर है हमारा 2010। 2010 में ही जो था आरबीआई ने बेस रेट को इंट्रोड्यूस करा था इन mortgage फाइनेंसिंग केस। राइट, नेक्स्ट है हमारा, विच प्लान रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो हमारे 5 ईयर प्लान्स थे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ह्यूमन कैपिटल को किस में रिकॉग्नाइज किया गया था? 7th 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान, 10th 5 ईयर प्लान या 5th 5 ईयर प्लान? तो करेक्ट आंसर है हमारा 7th 5 ईयर प्लान, क्योंकि 7th में ही हमारा मेन एम क्या आता है? फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, कि हमें ह्यूमन कैपिटल पे फोकस करना है सो दैट हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो पाए। राइट, तो 7th 5 ईयर प्लान इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट में कॉज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व हमारा लेफ्टवर्ड का शिफ्ट होता है, सप्लाई कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है कि प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। तो वो हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगी? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है कि सप्लाई हमारी कम कब होगी? द इम्पोजिशन ऑफ एन एक्साइज ड्यूटी ऑन अ कमोडिटी, कमोडिटी पे एक्साइज ड्यूटी इम्पोज होगी तब होगा। या एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेलर्स इन द इंडस्ट्री, a decrease in the cost of production for the firm, और एन इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, जब हमारी एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाएगी, एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी मतलब हमारे एक तरीके से टैक्सेस बढ़ रहे, टैक्सेस बढ़ेगी किसी कमोडिटी पे तो उसकी सप्लाई हमारी कम हो जाएगी, तब हमारा राइट लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अगर इंक्रीज हो गए नंबर ऑफ सेलर्स इंडस्ट्री में तो हमारी सप्लाई बढ़ेगी ऑब्वियसली। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाएगा तब भी हमारी सप्लाई बढ़ेगी, और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तब भी हमारी सप्लाई बढ़ेगी। तो इन सब में से सिर्फ ऑप्शन ए है जिसमें जिसकी वजह से हमारी जो सप्लाई है वो कम होगी और सप्लाई का हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। राइट, नेक्स्ट है हमारा, एट द टाइम ऑफ लिबरलाइजेशन प्री रिक्वेस्ट ऑफ रिमूविंग बजट डेफिसिट वॉज, कि बजट डेफिसिट का क्या था हमारे लिबरलाइजेशन के टाइम पे? इंक्रीज इन फॉरेन डेब्ट, डिक्रीज इन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, सरेंडिंग ऑफ रेवेन्यू, डिसीव रिडक्शन ऑफ नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। राइट, सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसमें ए, इंक्रीज इन फॉरेन डेब्ट। नेक्स्ट है हमारा, the most popular pricing strategy at the introduction stage of products life cycle is, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में सबसे इंट्रोडक्शन पे जो हमारी प्राइस स्ट्रेटेजी होती है, इनिशियली जो प्राइस स्ट्रेटेजी होती है वो कौन सी होती है हमारी? मोस्ट पॉपुलर कौन सी है? प्राइस स्कीमिंग, रिसीविंग वैल्यू प्राइसिंग, लूज लीडर प्राइसिंग और वैल्यू प्राइसिंग। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है हमारा प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग हमारा तब होता है जब हम किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और उसकी प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है वो हमारी इन इलास्टिक होती है। राइट, इन इलास्टिक हमारी डिमांड होती है, तब हम मैक्सिमम मार्केट को कवर करने के लिए और मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए प्राइस स्कीमिंग एक पॉलिसी यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान। जो फॉलोइंग प्लान है इनमें से हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हाईएस्ट कब था? 8th में, 12th, 9th और 11th। तो ये जो हमारे नंबर्स है वो एक ऑप्शन सही है बाकी सारे गलत है, मतलब ये नंबर्स हमारे सही नहीं है। तो अगर आप इन नंबर्स के अकॉर्डिंग जाओगे तो क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। तो आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है 5 ईयर प्लान्स की। तो एज पर दिस हमारा 12th 5 ईयर प्लान में जो था हाईएस्ट प्रोडक्शन हुआ था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारा हाईएस्ट था। नेक्स्ट है हमारा, द अजम्पशंस बिहाइंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंक्लूड। तो हमने जो पीपीसी पढ़ा था उसमें हमारी जो अजम्पशंस थी फॉलोइंग में से कौन सी अजम्पशन हमने पढ़ी है? तो वेरिएबल सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, continuous upgradation of technology, allocation of factor inputs to a single unit and full employment of economy। तो पीपीसी की हमारी क्या assumptions थी कि हमारे रिसोर्सेज जो होंगे वो
फिक्स्ड होंगे, टेक्नोलॉजी हमारी फिक्स्ड होगी और जो हमारे रिसोर्सेज़ हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन हम करेंगे, राइट? तो एज़ पर दिस हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी वाली जो असम्पशन है वो ही फुलफिल होगी कि हमारे जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है वो हमारे अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इकोनॉमी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके साथ साथ हमारे क्या ऑप्शन होते हैं कि सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वही है कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो कांस्टेंट होने चाहिए, टेक्नोलॉजी हमारी फिक्स होगी, राइट? कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा टेक्नोलॉजी में। द स्किल एंडोर्समेंट एस्पेक्ट वाज कवर अंडर विच एम्प्लॉयमेंट स्कीम? किस एम्प्लॉयमेंट स्कीम में हमारा स्किल एंडोर्समेंट एस्पेक्ट को हमने कवर करा है? तो ये हमारी फॉलोइंग स्कीम है। इसमें से हमने जो बी है, TRYSEM, ट्रिज्म, जो हमारी स्कीम है उसमें हमने स्किल एंडोर्समेंट की बात करी है, जिसकी फुल फॉर्म है हमारी ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम रूरल एरियाज के यूथ को जो ट्रेनिंग देते हैं वो हमारी इस स्कीम के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनोप्सोनी इज अ मार्केट विथ, मोनोप्सोनी हमारा मार्केट है फ्यू सेलर्स के साथ, वन बायर होता है, फ्यू बायर होते हैं या वन सेलर होता है? तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वन बायर। मोनोप्सोनी में हमारा वन बायर होता है, राइट? तो मोनोपोली मार्केट जो होती है उसमें हमारा एक सिंगल सेलर होता है, उसी के अपोजिट होता है हमारा मोनोप्सोनी मार्केट जिसमें हमारा वन बायर होता है। मोनोपोली में एक सेलर होता है, इसका अपोजिट क्या हुआ? वन बायर। तो वन बायर होता है मोनोप्सोनी में। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हमारा कहता है कि मोनोप्सोनी में सिर्फ एक बायर होता है और मल्टीपल सेलर्स हो सकते हैं, राइट? सो दिस इज सो आज हमने पास्ट ईयर पेपर में से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं विच आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, राइट? और ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे डीएसएसबी पीजीटी इकोनॉमिक्स के एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, तो ये क्वेश्चंस हमारे थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और साथ साथ पीजीटी इकोनॉमिक्स की अगर आप लोग तैयारी करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसके थ्रू भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।